वेलकम टू माय चैनल स्वतंत्र एकेडमी स्टडी वाला में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सीडीपी के पार्ट 3 के बारे में, जो चैप्टर का नाम है अभिवृद्धि एवं विकास। अभिवृद्धि एवं विकास क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोस्तों सीडीपी का तीसरा पार्ट है। तो देखते हैं हम लोग, स्क्रीन पे दिया गया है मानव विकास का अध्ययन, शिक्षा, मानव विकास का अध्ययन, शिक्षा, मनोविज्ञान का एक अनिवार्य सोपान है। मानव विकास के अध्ययन जो है शिक्षा मनोविज्ञान का एक अनिवार्य सोपान है। एक शिक्षक को बालक की अभिवृद्धि के साथ साथ उसमें होने वाले विभिन्न प्रकार के विकास तथा उसकी विशेषताओं का ज्ञान होना आवश्यक होता है। तो दोस्तों, एक शिक्षक के अंदर एक गुण होना चाहिए कि बालक की अभिवृद्धि के साथ साथ उसमें होने वाले विभिन्न प्रकार के विकास तथा उसकी विशेषताओं का ज्ञान होना आवश्यक है। मानव की अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रिया जन्म से पूर्व, जब वह माता के गर्भ में आता है तभी से आरंभ हो जाती है। जो अभिवृद्धि और विकास की जो प्रक्रिया होती है जन्म से पहले, यानी कि जब माता के गर्भ में वह बच्चा आता है तभी से आरंभ हो जाता है, और जन्म के बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। ठीक है दोस्तों, जो अभिवृद्धि और विकास होता है वह जन्म से पहले आता है, माता के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है, और शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक वो नियमित चलती रहती है। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक एक मनोवैज्ञानिक हैं फ्रैंक ने अभिवृद्धि को कोषीय वृद्धि के रूप में प्रयुक्त करते हुए कहा है कि शरीर एवं व्यवहार के किसी पहलू में होने वाले परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाते हैं। फ्रैंक जी ने कहा है कि शरीर एवं व्यवहार के किसी पहलू में होने वाले परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाते हैं, जबकि समय की दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं वे विकास कहलाते हैं। मतलब जो दिखाई देते हैं वह विकास कहलाते हैं। ठीक है, जबकि समय की दृष्टि से, समय को देखते हुए व्यक्ति के अंदर जो परिवर्तन दृष्टिगत होता है उसे विकास कहते हैं। मनोवैज्ञानिक हरलाक महोदय जी कहते हैं, इनका मत क्या है हरलाक जी का, कहते हैं कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। हरलाक महोदय जी कहते हैं कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं जो प्रकट होती हैं अभिवृद्धि एवं विकास कहलाती हैं। तो क्रमशः निम्नवत है, कुछ मनोवैज्ञानिक के द्वारा एक कथन था। अब देखते हैं कि अभिवृद्धि क्या होता है। तो दोस्तों, अभिवृद्धि यानी ग्रोथ, गर्भाशय में भ्रूण बनने के पश्चात जन्म होते समय तक उसमें जो प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं वह अभिवृद्धि है। क्या है? वह अभिवृद्धि है। अभिवृद्धि क्या होता है? गर्भाशय में भ्रूण बनने के पश्चात जन्म होते समय तक उसमें जो प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं वह अभिवृद्धि कहलाते हैं। इसमें केवल शारीरिक परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है? अभिवृद्धि में केवल शारीरिक परिवर्तन होता है। अभिवृद्धि के घटक मूर्त होते हैं। अभिवृद्धि के घटक कैसे होते हैं? मूर्त होते हैं। मूर्त मतलब जो दिखाई देते हैं। इसकी दिशा एवं गति मापन किया जा सकता है। मतलब अभिवृद्धि की जो घटना होती है उसको आप माप भी सकते हैं, दिशा एवं गति उसका माप सकते हैं।
इसमें परिणात्मक परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है? परिणात्मक परिवर्तन होता है अभिवृद्धि में। दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे, नोट है, और नोट में क्या बताया गया है। नोट में बताया गया है कि अभिवृद्धि में अधिगम एवं वातावरण द्वारा अर्जित गुणों का स्थान नगण्य रहता है। बता रहा है कि अभिवृद्धि जो होता है, अभिवृद्धि में अधिगम एवं वातावरण द्वारा अर्जित गुणों का स्थान नगण्य होता है। जैसे दांत निकलना अभिवृद्धि का घोतक है, इसमें अधिगम की आवश्यकता नहीं है, अर्थात अर्जित गुणों का कोई स्थान नहीं है। अभिवृद्धि एक जैविक क्रिया है जो सभी जीवों में पाई जाती है। अभिवृद्धि कैसी क्रिया है? अभिवृद्धि एक जैविक क्रिया है जो सभी जीवों में पाई जाती है। हम लोग देखेंगे, अब अगला है विकास। विकास क्या होता है देखेंगे। विकास यानी डेवलपमेंट। विकास मतलब डेवलपमेंट। विकास क्रम में प्राणी के शारीरिक तथा मानसिक पक्ष में जो कुछ भी प्रगतिशील परिवर्तन होता है उसे हम विकास कहते हैं। विकास किसे कहते हैं? विकास क्रम में प्राणी के शारीरिक तथा मानसिक पक्ष में जो कुछ भी प्रगतिशील परिवर्तन होता है उसे हम विकास कहते हैं। यह जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया है? विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। विकास में वृद्धि भी सम्मिलित है। इसमें गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है? गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन होता है। व्यक्ति का विकास मुख्यतः दो तत्वों में होता है। विकास कैसा होता है? कितने तत्वों में? विकास जो होता है मुख्यतः दो तत्वों में होता है। एक होता है वंशानुक्रम तथा दूसरा होता है वातावरण की अंतःक्रिया पर आधारित है। विकास जो है, विकास के दो तत्व होते हैं मुख्यतः, एक वंशानुक्रम तथा दूसरा वातावरण। यह दोनों की अंतःक्रिया पर आधारित होता है विकास। विकास देखिए, वृद्धि तथा विकास सतत चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक को असहाय शिशु से आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाती है। विकास कैसा है? विकास, वृद्धि तथा विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो बालक को असहाय शिशु से आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाती है। तो दोस्तों हमने देखा विकास कैसी प्रक्रिया है। विकास सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है कि विकास के सिद्धांत निम्नवत हैं। विकास कैसे सिद्धांत हैं? विकास के सिद्धांत निम्नवत हैं जिनमें से विकास की प्रक्रिया नियंत्रित होती है। जैसे कुछ विकास की प्रक्रिया है जिससे विकास नियंत्रित होती है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन कौन सी प्रक्रिया है। तो दोस्तों पहली प्रक्रिया है यहाँ पे दी गई है निरंतर विकास का सिद्धांत। दूसरा है व्यक्तिगतता का सिद्धांत। तीसरा है विकास की दिशा का सिद्धांत। चौथा है चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। पांचवा है परस्पर संबंध का सिद्धांत। छठा है वंशानुक्रम व वातावरण का अंतःक्रिया का सिद्धांत। सातवां है समन्वय का सिद्धांत। आठवां है परिमार्जिता का सिद्धांत। आठवां क्या है? परिमार्जिता का सिद्धांत। नौवां है हमारे स्क्रीन पर विकास क्रम का सिद्धांत। 10वां है एकीकरण का सिद्धांत। 11वां है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। यह सब विकास की कुछ सिद्धांत था जिस पर विकास सतत चलने वाली एक प्रक्रिया को पूर्ण करता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, हम लोग देखेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण तत्व निम्नवत हैं। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण तत्व निम्नवत हैं। जैसे पौष्टिक भोजन,
संस्कृति, परिवार में स्थान, बुद्धि, अंतःस्रावी ग्रंथियां, वंशानुक्रम एवं वातावरण। यह सब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो विकास एवं वृद्धि को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। अब हम लोग देखेंगे कुछ परीक्षा उपयोगी हैं। देखेंगे क्या है परीक्षा उपयोगी। विकास की प्रक्रिया में बालक कुछ अवस्थाओं की दौड़ से होते हुए अंतिम अवस्था प्रौढ़ावस्था को प्राप्त करता है। विकास की निम्न अवस्था है। कौन कौन सी विकास की निम्न अवस्था है देखेंगे, और वेरी इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। देखिए, अवस्था और आयु। अवस्था और आयु दिया गया है। एक तरफ अवस्था है और दूसरा आयु है। तो यहाँ पे स्टार्ट है। पहला है गर्भाधान अवस्था। पहला अवस्था क्या है? गर्भाधान अवस्था। तो गर्भाधान से क्या होता है, इसकी आयु सीमा क्या है? गर्भाधान से जन्म तक, माने 9 माह से 10 दिन तक क्या होता है? 9 माह 10 दिन जो समय है वो गर्भाधान अवस्था कहलाता है। दूसरा है शैशवावस्था। शैशवावस्था, इसका आयु सीमा क्या है? जन्म से लेकर 6 वर्ष तक के समय को क्या कहा जाता है? शैशवावस्था। तीसरा है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था कब से कब तक प्रारंभ होता है? बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक का जो समय होता है वो बाल्यावस्था कहलाता है। फिर चौथा है किशोरावस्था। किशोरावस्था प्रारंभ कब होता है? किशोरावस्था प्रारंभ होता है 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक जो अवस्था होती है किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था में बालक बहुत चंचल होता है और यह तूफान की अवस्था कहलाता है। लास्ट है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था क्या होता है और कब तक होता है? 18 वर्ष के बाद के जो समय होता है उस समय को प्रौढ़ावस्था कहा जाता है। तो दोस्तों, हमने कुछ अवस्था और उनकी आयु सीमा के बारे में चर्चा किया। फिर हम लोग देखेंगे आगे क्या है। आगे है आपका थॉर्नडाइक का मत है। वो मनोवैज्ञानिक नाम है थॉर्नडाइक, और थॉर्नडाइक महोदय जी कहते हैं कि शैक्षिक दृष्टि से शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का अत्यधिक महत्व होता है। थॉर्नडाइक महोदय जी कहते हैं कि शैक्षिक दृष्टि से शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का अत्यधिक महत्व है। अब बताए हैं कि विकास के 5 पक्ष हैं। विकास के कितने पक्ष होते हैं? विकास के 5 पक्ष हैं। कौन कौन से? पहला है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में बच्चे का हाथ पैर बढ़ना, ये सब शरीर से संबंधित जो विकास होता है शारीरिक विकास में आता है। दूसरा है मानसिक विकास। मानसिक विकास में क्या होता है? बालक का मस्तिष्क का विकास होता है, दिमाग बुद्धि का विकास होता है। तीसरा है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में क्या होता है? सामाजिक में जो बालक होता है, बालक अपने परिवेश, अपने सोशल से, अपने समाज से जो सीखता है वह सामाजिक विकास कहलाता है। चौथा है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास में बच्चा अपने संवेग से सीखता है। जैसे उसमें क्या होता है कि अपना क्रिया करके कुछ सीखता है, डर भय ये सब से जो सीखता है संवेगात्मक विकास कहलाता है। पांचवा है नैतिक विकास। नैतिक विकास क्या होता है? अपने वो सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता से सीखता है, अपने बड़ों से सीखता है, अपने बड़ों का सम्मान कैसे करना है उससे सीखता है। उसमें जो परिवर्तन होता है वो नैतिक विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने विकास के 5 पक्ष के बारे में चर्चा किया। पहला था आपका शारीरिक विकास, दूसरा था मानसिक विकास, तीसरा था सामाजिक विकास, चौथा था संवेगात्मक विकास और पांचवा था नैतिक विकास। यही इसी बेस पर सभी बालक का विकास होता है। हम लोग देखेंगे वृद्धि तथा विकास। वृद्धि तथा विकास के 2 आधार वंशानुक्रम तथा वातावरण हैं। वृद्धि और विकास के लिए 2 आधार हैं। कौन कौन से? वंशानुक्रम और वातावरण।
ये दो आधार हैं, इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं के परिवेश में बालक का विकास होता है। इन दोनों आधारों की परस्पर अंतःक्रिया के फलस्वरूप प्राणी का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक विकास होता है। कैसा विकास होता है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक विकास होता है। नोट है, नोट में बताया गया है कि वृद्धि तथा विकास के दो प्रमुख कारण हैं। वृद्धि तथा विकास के दो प्रमुख कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं देखेंगे। पहला है परिपक्वता। परिपक्वता मतलब होता है कि बालक किसी कार्य में परिपक्व हो गया है, मतलब वो कार्य में वो बहुत कुछ सीख लिया है। तो जो जिस कार्य में को बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसे उस कार्य के लिए परिपक्व कहा जाता है। दूसरा है अधिगम। अधिगम यानी लर्निंग। बालक जो सीखता है, किसी कार्य को सीखने की जो प्रक्रिया करता है, वही क्या है? अधिगम है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके बारे में क्या कहा गया है। परिपक्वता। परिपक्वता है वास्तव में परिपक्वता आंतरिक अंगों तथा वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों का समय के साथ दृढ़ता की स्थिति को प्राप्त करना है। मतलब परिपक्वता क्या है? वास्तव में परिपक्वता आंतरिक अंगों मतलब अंदर के अंगों तथा वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों का समय के साथ दृढ़ता की स्थिति को प्राप्त करना है। मतलब वंशानुक्रम, वंश के हिसाब से गुणों के समय के साथ, मतलब जो उसके अंदर परिवर्तन होता है वह परिपक्वता कहलाता है। दूसरा है अधिगम। अधिगम क्या होता है दोस्तों? देखेंगे। अधिगम, अधिगम से तात्पर्य वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना है, अर्थात अर्जित गुणों को प्राप्त करना है। मतलब आप वातावरण में रहकर जो कुछ सीखते हैं, अपने समय के साथ जो सामंजस्य स्थापित करते हैं, अर्थात आप किसी चीज या कि कोई गुण आप अर्जित करते हैं, वो क्या है? अधिगम है। क्या है? अधिगम है। तो दोस्तों हम लोग आज बात किए हैं अधिगम ये सब के बारे में। अब हम देखेंगे परीक्षा उपयोगी एक दृष्टि में, परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण है इस चैप्टर से देखेंगे। तो पहला है विकास के प्रमुख सिद्धांत। विकास के प्रमुख सिद्धांत और प्रवर्तक, मतलब विकास की कुछ सिद्धांत दिए गए हैं और प्रवर्तक के नाम दिए गए हैं। तो देखते हैं दोस्तों। पहला है नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं लॉरेंस कोहलबर्ग। कौन है? लॉरेंस कोहलबर्ग। दूसरा है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। तो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत के प्रवर्तक हैं सिगमंड फ्रायड। कौन है? सिगमंड फ्रायड। तीसरा है भाषा विकास का सिद्धांत। भाषा विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं चोम्स्की। कौन है? चोम्स्की। चौथा है संवेगात्मक विकास का सिद्धांत। संवेगात्मक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं जीन पियाजे। कौन है? जीन पियाजे महोदय जी हैं संवेगात्मक विकास के प्रवर्तक। पांचवा है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं एरिक्सन। कौन है? एरिक्सन। तो दोस्तों हमने आपको 5 प्रवर्तक और सिद्धांत के बारे में चर्चा किया। अब हम लोग देखेंगे कि परीक्षा के लिए कुछ उपयोगी प्रश्न उत्तर है। देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न वृद्धि और विकास के कितने तत्व होते हैं? वृद्धि और विकास के कितने तत्व होते हैं? तो वृद्धि और विकास के 2 तत्व होते हैं। कौन कौन? एक परिपक्वता होता है, दूसरा वातावरण होता है। दूसरा प्रश्न है अभिवृद्धि के लिए अधिगम की आवश्यकता है या नहीं? कह रहा है कि अभिवृद्धि के लिए अधिगम की आवश्यकता है या नहीं। तो उत्तर में आपको बताना है कि नहीं, अभिवृद्धि के लिए अधिगम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा है व्यक्तित्व मापन के लिए मनोलैंगिक सिद्धांत किसने दिया?
तो कह रहा है कि व्यक्तित्व मापन के लिए मनोलैंगिक सिद्धांत किसने दिया? तो मनोलैंगिक सिद्धांत, व्यक्तित्व मापन के लिए मनोलैंगिक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड जी ने दिया। किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने दिया। चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न में क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि नैतिक विकास के लिए 3 स्तर और 7 सोपान का सिद्धांत किसने दिया? नैतिक विकास के लिए 3 स्तर और 7 सोपान का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया। पांचवा है, संज्ञानात्मक विकास में कितनी अवस्थाओं का उल्लेख जीन पियाजे द्वारा किया गया है या करते हैं? तो संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे जी ने 4 अवस्था के बारे में बताया है। तो दोस्तों वह 4 अवस्था कौन कौन सा है? संवेगात्मक अवस्था है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक यानी अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था है। तो 4 अवस्थाओं के बारे में संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों आज हम लोग बात किए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो यह क्लास आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें और सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों यह ज्ञान आपको कैसा लगा? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सम्मानित साथियों का। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।